प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट जो कि एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आपका 2 जुलाई को होने वाला है। उसमें आने वाले सभी अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज एक पेपर को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या है और जो क्वेश्चंस आएँगे उसे सॉल्व करने का हमारा अपना स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो वो सभी अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, पूरा एक सेट हम लोग एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आने वाले सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ईज़ी वे में सॉल्व कैसे किया जाए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए। तो चलिए, मेरा नाम राजू सर है, उद्घोष ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आइए देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी टेट में, इसको हम इडियम के नाम से जानेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन कम से कम इडियम का पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इडियम जो कि टू पुट आउट लिखा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इडियम जो यहाँ पे पूछा है उसका मीनिंग इन चारों में से कौन-सा एक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे। टू पुट आउट इसका मीनिंग होता है आग को बुझा देना और आग को बुझा देने को सिंपल वे में टू एक्सटिंग्विश भी कहते हैं। तो जब हम यहाँ पे 4 अलग-अलग आने वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ हमें आग को बुझा देने के सेंस में टू एक्सटिंग्विश दिखाई देगा जो कि इस पूछे गए इडियम का आंसर होगा। हो गया। चलिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया टू एक्सटिंग्विश। जबकि अगर हम बाकी ऑप्शन में आने वाले वर्ड के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि टू वेट का मीनिंग प्रतीक्षा करना या इंतजार करना होगा। टू पोस्टपोन का मीन होता है किसी चीज को स्थगित कर देना, जबकि टू गो आउट का मीन होता है बाहर चले जाना। तो आने वाले इडियम का मीनिंग अगर अगर क्लियर है और आने वाले ऑप्शन में जो वर्ड्स आए हुए हैं अगर वो क्लियर है तो बड़े आसानी से हम लोग आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इडियम जो कि आप जानते होंगे कि इडियम का सिंपल सा मतलब होता है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें आने वाले शब्दों के अपने खुद के मीनिंग नहीं निकलते बल्कि वो सब मिलकर एक नया मीनिंग देंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैंने एक वर्ड लिखा ब्लैक एंड ब्लू, जैसा कि आप देखेंगे कि ब्लैक का मीनिंग काला होता है और ब्लू का मीनिंग नीला होता है। अगर सेंटेंस में ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग काला और नीला से निकल रहा है फ्रेंड्स, तो शब्दों के ऐसे समूह को हम लोग वहां पर इडियम नहीं कहेंगे। लेकिन ब्लैक एंड ब्लू अगर एक ऐसा मीनिंग दे जिसमें ब्लैक एंड ब्लू जैसे कलर का कोई सेंस ही ना आए तो वहां पर ये इडियम हो जाएंगे। जैसा कि ब्लैक एंड ब्लू का एक मीनिंग होता है बीट बिटरली, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक मीनिंग हो जाएगा बीट बिटरली। तो जब भी सेंटेंस में ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग बीट बिटरली निकलेगा तो इसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि वहां पर ब्लैक एंड ब्लू एक इडियम का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये समझना भी होगा कि ये इडियम क्या होगा और हमें ये भी समझना होगा कि किस तरह के इडियम हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका लेवल क्या है और हम उसका आंसर कैसे देंगे। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन लेकर के हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस है दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। हमें बताना होगा कि ये जो सेंटेंस दिया है इन चार में से कौन से एक टाइप का है। पहले आइए ऑप्शन को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेकेंड में दिया है कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड में दिया है सिंपल सेंटेंस एंड डी आप देख सकते हैं लिखा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस के बारे में जानने के बाद ये सेंटेंस इजीली पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन से एक टाइप का होगा। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस आया है वो इन चारों में से कौन से एक टाइप का माना जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंपल वे में समझेंगे। अब देखेंगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न,
तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो विच आया हुआ है, आप देखेंगे इस सेंटेंस में जो विच आया हुआ है ये एक कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं ताकि आप क्लियरली ये समझ पाओ कि कंजंक्शन आने पर हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन चारों में से कौन से एक टाइप का है। तो यहां आपको समझो कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लिए उसके तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन यदि किसी भी वर्ड के लिए उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हुआ है एक वर्ब के साथ, तो ऐसे कंडीशन में जो ये वर्ड होता है इसे हम कंजंक्शन के नाम से जानेंगे। ये आपका हो गया फ्रेंड्स कंजंक्शन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में विच कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद इसके लिए एक नाउन आया और एक वर्ब आया हुआ है। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया कि विच यहाँ कंजंक्शन है, तो फिर इस सेंटेंस को इन चारों में से कौन से कैटेगरी में रखेंगे, चलिए उस बात को समझते हैं। तो ग्रामर ये कहता है कि अगर सेंटेंस का कंजंक्शन कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे विच है, वेयर हो गया, वाई हो गया, या फिर सेंटेंस में अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, या फिर सो दैट, या अकेले दैट आ गया हुआ है, या फिर आप देखेंगे देन आ जाए, तो ये सब कंजंक्शन होते हैं। यदि किसी सेंटेंस में इस तरह के कंजंक्शन के वर्ड यूज हो गए हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब भी सेंटेंस का कंजंक्शन इनमें से कोई एक होगा तो फिक्स हो गया कि वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का कंजंक्शन इफ है, इसलिए हम यहाँ इसका आंसर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आगे चल करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कोई सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट यहां से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग आने वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये कैसे क्लियर करते हैं वो मैंने बताया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आएगा इसका अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन के साथ इसको देखेंगे और आप सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट डैश करके लिखा है द लॉयर। अब यहाँ पे जो डैश दिया है या कह लीजिए फिलर दिया है, इसमें इन चारों में से कौन सा एक प्रेपोजिशन को फिल करना है इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन इन चारों में से क्यों होगा उसको समझते हैं। तो आप ये समझिएगा कि कभी भी एक सेंटेंस में इसके बेस को थोड़ा सा आप समझते हुए चलिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो पाएगा कि यहाँ आंसर उन चारों में से एक जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कभी भी किसी सेंटेंस में यदि इज, एम, आर, वाज या वर के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप समझ जाइएगा ऐसे सेंटेंस में, या फिर आप कह लीजिए ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आया हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब है ऐसे सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके बाद उस एक्शन का डूअर लिखा होगा। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन डिनोटिंग वर्ड, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या कार्य का होना पाया जाए। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद मीट लिखा है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप जानते होंगे कि मीट ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी होता है और इसी को वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है।
तो यहाँ वॉच के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज हुआ है, जिससे ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है। और अगर इस सेंटेंस के मीनिंग को समझा जाए तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट, और यहाँ पे आगे लिखा है द लॉयर। इस सेंटेंस से ये क्लियर हो जा रहा है कि इस सेंटेंस में इस एक्शन का जो डूअर है, इस एक्शन को जो करने वाला है वो लॉयर है। तो जब भी एक पैसिव वॉइस सेंटेंस में एक्शन का डूअर एक्शन के बाद में आता है, तो एक्शन के डूअर के ठीक पहले जो प्रीपोजिशन होता है वो बाई को यूज किया जाता है। तो जैसे ही आप ये समझ लेंगे फ्रेंड्स कि इस सेंटेंस में एक्शन जो हो रहा है उसको करने वाला एक्शन के बाद में आया हुआ है, जो कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी एक्शन का डूअर एक्शन के बाद में आए और वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसे डूअर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाई का ही यूज करते हैं, जो कि इन चार में से ए ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा समझ सकते हैं और ए ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और उसका आंसर क्या बनेगा और क्यों बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक और क्वेश्चन अपने सामने आप देख सकते हैं, ये भी फिल इन दी ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है और फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऑप्शन को देखने के बाद इसका आंसर क्या होगा टिक लगाएंगे। चलिए बिल्कुल इजी वे में हम समझते हैं इसको। अब यहाँ पे पहले डैश दे दिया हुआ है और आगे लिखा है ऑफ प्लेइंग कॉमा द चिल्ड्रेन वेंट होम। अब इसका आंसर क्या होगा इसको समझने के लिए पहले इसके मीनिंग को समझने की जरूरत है। आप देखेंगे इसका आंसर समझने के लिए ऑप्शन में आ जाइए। पहला ऑप्शन लिखा है हैविंग टायर्ड, बी ऑप्शन लिखा हुआ है ऑन टायरिंग, सी ऑप्शन लिखा है बीइंग टायर्ड और डी में लिखा है व्हाइल टायरिंग। टायरिंग का हो आप या टायर्ड का हो आप, इसका मतलब थक जाने से होता है। अगर हम इस ऑप्शन को देखते हुए सेंटेंस के सेंस को देखें, क्योंकि बिना सेंस को निकाले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले इस सेंटेंस का सेंस क्या होगा वो समझने की जरूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर खेलने के वजह से जो थकान हो रही है, उस थकान के बाद जो है बच्चे घर चले जा रहे हैं। इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग है ये फ्रेंड्स कि एक खेल को खेलने के बाद बच्चों को जो थकान हुई है उस थकान के बाद वो घर चले जा रहे हैं। इस सेंस के बाद थोड़ा सा आप इसको सिचुएशन को समझिएगा। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने यहाँ पे दो अलग अलग काम को करने का एक्टिविटी किया हुआ है। एक तो बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं और दूसरा घर जाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रह सकते हैं कि घर को जाने का काम वो खेलने के बाद होने वाले थकान की वजह से कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ यहाँ दो काम हो रहा है, एक तो खेलने की वजह से थकान हो रही है और दूसरा बच्चे उसके बाद घर चले जा रहे हैं। तो इसमें दो एक्शन हुआ है। ग्रामर ये कहता है कि जब एक सेंटेंस में कोई एक ही पर्सन, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। आप देखेंगे अगर एक सेंटेंस में एक ही पर्सन दो अलग अलग एक्टिविटी को कर रहा है, एक सेंटेंस जिसमें एक ही पर्सन दो अलग अलग एक्टिविटी को कर रहा है, यहां पर मैं लिखूं एक्टिविटी फर्स्ट और यहां पर एक्टिविटी सेकेंड। तो कभी भी सेंटेंस में अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि जिसमें पर्सन एक है और एक्टिविटी दो अलग अलग वो कर रहा है, तो जब भी सेंटेंस का सिचुएशन ऐसा बने कि एक मिनट सर, यहाँ पर हम लोग इसको स्क्रॉल करके देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का काम कर रहे थे, इसको समझेंगे। और मैंने भी बताया कि सेंटेंस में सिचुएशन बन रहा है कि पर्सन एक ही है और ये पर्सन जो है दो अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। एक तो खेलने की वजह से थकान होने की एक्टिविटी और दूसरा थकने के बाद वो घर चला जा रहा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट और यहाँ पर एक्टिविटी सेकेंड।
तो इसमें जो सिचुएशन बन रहा है वो यही बन रहा है फ्रेंड्स कि इसमें एक ही बच्चा है या कह सकते हैं एक ही आदमी दो अलग-अलग एक्टिविटी कर रहा है और इस सेंटेंस के सिचुएशन को समझने के बाद ये कह सकते हैं कि जब पहली एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रही है, तो फिर दूसरा एक्टिविटी शुरू हो रहा है, बिगिन हो रहा है। तो ग्रामर के रूल होता है कि जब एक सेंटेंस में एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग से काम को करे, जिसमें से एक एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हो और उसके बाद दूसरा एक्टिविटी शुरू हुआ हो। तो जो पहली एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो आप देखेंगे कि जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो चार ऑप्शन में आएंगे। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको हैविंग के साथ टायर्ड मिल रहा है, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मिल रहा है। तो तुरंत क्लियर हो जाने की जरूरत है वहां पर कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हैविंग टायर्ड होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर क्यों बनेगा, इस बेस से भी समझ सकते हैं और बेस के साथ साथ मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया इस पर भी आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं डायरेक्शन लिखा हुआ है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। चलिए बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम ज्वाइंट करें, इनको अगर हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, तो इन चारों में से कौन से एक टाइप का सेंटेंस बनेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग और फिर फुल स्टॉप के बाद एक और सेंटेंस लिखा है इट वोंट कीप अवेक। और इस दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। सिंपल सेंटेंस का क्या मीन होता है, कैसे पहचानते हैं, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इन चारों में से कौन सा होगा, पहले इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके एंड में टू प्लस स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। टू प्लस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। और आगे इट वोंट कीप अवेक लिखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें टी डबल ओ टू टू को एडवर्ब कहते हैं, आगे चल करके टॉपिक में जब ये टॉपिक आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टू होता है इसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं और टू जैसे एडवर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो कभी भी एक सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ हो और उसके साथ एक और सेंटेंस हमें कनेक्ट करना होता हो, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव के बाद हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही रखा जाता है। दूसरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब आया है उसके साथ टू लगाकर इसके साइड में लिख देते हैं, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस एक बन जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सेंटेंस को पढ़ करके ये देख पाएंगे कि सेंटेंस के लास्ट में टू प्लस एडजेक्टिव आया है, तो ये कंफर्म हो गया कि दूसरे सेंटेंस में जहां भी वर्ब होगा उसके साथ उसके सभी वर्ड को हम टी और टू के साथ लिख करके इसके साथ पहले वाले सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर टू प्लस एडजेक्टिव और यहाँ से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू लगा करके हम ये पूरा का पूरा वर्ड इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा दोनों मिल करके। अब आप देखेंगे अगर ये क्लियर हो गया तो ऑप्शन में आएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर टू प्लस एडजेक्टिव और आगे इसमें का जो वर्ड है टू के साथ हमें मिल जाएगा इस ऑप्शन में। बाकी किसी ऑप्शन में आप देखेंगे टू प्लस एडजेक्टिव के साथ टी और टू नहीं मिल रहा है, इसलिए बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। तो चलिए इस तरह से मुझे क्लियर हो गया होगा कि आप ये समझ पाए होंगे कि इसका आंसर आपका सी इसलिए बनेगा क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव तो यहाँ पर है ही, प्लस अगर इसको इसमें कनेक्ट करना हो
तो वर्ब के साथ TO2 लगा करके हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एक आंसर सिंपल सेंटेंस का मिल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक और क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे हमें मिल रहा है जो कि यूपी टेट के लेवल का पूछा हुआ है। अब देखेंगे लिखा है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में कुछ एडजेक्टिव के वर्ड आए हुए हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो अलग अलग एडजेक्टिव हैं एक टाइप के कैटेगरी में आएंगे। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं बड़े सिंपल वे में। आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा है अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। अब एडजेक्टिव की बात करें तो इस सेंटेंस में लाइव एडजेक्टिव है, यहाँ पे देखेंगे लाइव एडजेक्टिव है, फिर यहाँ पे बेटर एडजेक्टिव है और डेड एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में लाइव, बेटर और डेड ये तीन अलग अलग एडजेक्टिव के वर्ड्स यूज किए गए हैं और आप देखेंगे तीनों को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो लाइव है वो एस को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर जो डेड है वो लॉयन को क्वालिफाई कर रहा है और बेटर जो कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री है और इसका यूज हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुड इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इस तरह से ये अलग अलग तीन एडजेक्टिव जो सेंटेंस में है वो किसी की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है और किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ये जो तीन अलग अलग एडजेक्टिव यूज हुआ है, इन चारों में से अगर बताना है कि कौन से कैटेगरी का है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। बाकी इंडेफिनिट, क्वांटिटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है ये बेसिक क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सी कैटेगरी का एडजेक्टिव है वो यहाँ बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन मिसस्पेल्ड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूपी टेट में एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग टेस्टिंग पर भी आया है। इसको भी लेकर के हम लोग बड़े इजी वे में और ट्रिक के साथ आगे स्पेलिंग को लर्न करना, उसको सॉल्व करना, ये सारी बातें करेंगे। चलिए, तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि चार में से किस एक ऑप्शन में एक रॉन्ग या कह सकते हैं मिस स्पेल्ड आया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो चार अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम इसमें बात करें तो आप देखेंगे कि गवर्नेंस की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है। अब ये मिस स्पेल्ड क्यों है, चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखेंगे गवर्नेंस की स्पेलिंग जब देखा जाएगा तो गवर्नेंस की स्पेलिंग में ई नहीं आता, ए आता है। इसका मतलब अगर हम इसका करेक्ट स्पेलिंग लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे GOVERNANCE, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है। इसलिए आप जहां ई होना चाहिए वहां गवर्नेंस के स्पेलिंग में, सॉरी जहां पर ए होना चाहिए वहां गवर्नेंस के स्पेलिंग में ई दे दिया हुआ है, इसलिए ये मिस स्पेल्ड हो गया। बाकी सभी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। अब देखेंगे एम्बिगुअस, इसका मीनिंग होता है नॉट क्लियर। स्पेलिंग अपना करेक्ट है सब, इसलिए इन चारों में से अगर हमें मिस स्पेल्ड बताना है तो गवर्नेंस की स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ जहां पर ए होना चाहिए वहां पर ई दे दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम स्पेलिंग टेस्टिंग के जो प्रश्न आए हैं उसको भी सॉल्व कर लिए और आगे और भी ऐसे स्पेलिंग हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके लिए एक और वीडियो लेकर के हम आपके सामने आएंगे जिसमें स्पेलिंग का सेशन होगा और हर एक वर्ड जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ है उसको इजी वे में कैसे लर्न करेंगे, कैसे सीखेंगे, वो सारी बातें करेंगे हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग एक और क्वेश्चन को देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा हुआ है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अटेन्युएट। अब देखेंगे अटेन्युएट का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स बताने के लिए फ्रेंड पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटेन्युएट की मीनिंग क्या है, जिससे आप ये क्लियर कर पाए कि इन चारों में से इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड कौन सा होगा, बस उसी पे टिक लगा देना है।
तो मैं आपको बताऊं कि अटेनुएट का मीन होता है किसी चीज को, अटेनुएट का मीन होता है किसी चीज को कमजोर करना, कमजोर करना। अब देखिए, अगर अटेनुएट का मीनिंग क्लियर हो गया कि किसी चीज को कमजोर करना होता है, तो चलिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड इसका सिनोनिम्स बनेगा, बड़े इजी वे में, बड़े आसान तरीके से अब हम लोग बता पाएंगे। तो आप देखेंगे, डिवाइड का मतलब होता है चीजों को अलग अलग कर देना, बांट देना। फोर्स, किसी चीज को मजबूर करना या उस चीज पे बल लगाना। रिपेंट का मीन होता है पश्चाताप करना, जबकि मेक थिन का भी मीन होता है कमजोर करना। तो जब आने वाले चार अलग अलग ऑप्शन में से चार के अलग अलग मीनिंग जो आपको दिया गया है पता होगा, तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि जो मेक थिन है वो इसका सिनोनिम्स बनेगा, क्योंकि इसका भी वही मीनिंग है जो मीनिंग एटेन्यूएट का निकल रहा है। चलिए, तो सिनोनिम्स का इस तरह से एक वर्ड, और वर्ड किस तरह का पूछा जाएगा, किस लेवल का पूछा जा रहा है, ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेंगे। और आगे इसी लेवल के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वर्ड हम आपको ट्रिकी वे में लर्न कराएंगे। चलिए, यहाँ पे बात करेंगे एक और आने वाले क्वेश्चन की। अब आप देख सकते हैं लिखा है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। तो बिल्कुल ऑप्शन आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में आने वाले वर्ड आपको खुद बताएंगे कि आंसर क्या हो पाएगा। तो चलिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में बताऊं। आप देखिए, जितने भी सेंटेंस देखेंगे सभी के सभी आप देखेंगे नो सूनर से स्टार्ट हो रहे हैं। नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर। तो ग्रामर ये कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो सूनर से होती है, तो ऐसे सेंटेंस में आने वाला कंजंक्शन देन होना चाहिए, देन। तो देखिए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि सेंटेंस मतलब ये जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से हमें एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें आपका एक करेक्ट कंजंक्शन मिले। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कंजंक्शन देन का यूज होता है, तो जिस भी सेंटेंस में कंजंक्शन देन आया होगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आया है वो देन है। तो आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन यहाँ दिया है वो वेन है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग देन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कंजंक्शन देन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आंसर होगा। बाकी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि नो सूनर के साथ यहाँ कंजंक्शन बट आ गया, जिसकी वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि नो सूनर के साथ आगे जो कंजंक्शन आया है वो एंड आया है, तो ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे आपको क्लियर हो गया कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग नो सूनर से होता है तो सेंटेंस में कंजंक्शन देन होना चाहिए, तो ये रूल सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में फुलफिल हो रहा है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है वो है एंटोनिम्स फाइंड आउट करने का। डायरेक्शन अगर पढ़ा जाए तो लिखा पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड जुडिशियस। एंटोनिम्स का मतलब आप जानते ही हैं, दो अपोजिट मीनिंग देने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं वो एंटोनिम्स हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझेंगे कि आने वाले वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑप्शन में आने वाले वर्ड की मीनिंग क्या है। जब ये मीनिंग क्लियर रहेगा तो आने वाले वर्ड का अपोजिट मीनिंग इन चारों में से कौन एक दे रहा है उस पर हम टिक लगाएंगे, क्योंकि वही एंटोनिम्स होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो वर्ड है जुडिशियस, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली जुडिशियस का मीनिंग होता है विवेकपूर्ण, विवेक पूर्ण होता है, इट मीन समझदारी का के आधार पर। तो अगर हमें ये क्लियर हो गया कि जुडिशियस का मीनिंग विवेकपूर्ण होता है, समझदारी से भरा हुआ होता है, तो चलिए इसमें से कौन सा एक ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, यानी एंटोनिम्स बनेगा। इसके लिए हम पहले इसके मीनिंग को समझेंगे। तो सिली का मीन आप जानते हैं मूर्खतापूर्ण होता है, मूर्खतापूर्ण। यहां पर आप देखेंगे सिली का मीन हो गया मूर्खता पूर्ण। सैगेसियस का मीन होता है
समझदार या निपुण भी कह सकते हैं। अगर हम इम्प्रूडेंट की बात करें तो अविवेकी होता है, मतलब ना समझ कह लीजिए। और केयरफुल तो आप जानते ही हैं, केयरफुल का मतलब होता है सतर्क या सावधान। तो अगर आप इन चार अलग अलग शब्दों के मीनिंग को समझ रहे हैं तो आप ये बता पाएंगे कि जुडिशियस का एंटोनिम्स यहाँ पर आपका इम्प्रूडेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर मीनिंग क्लियर कर पाए तो ये बात कंफर्म हो पा रहा है कि उसका अपोजिट मीनिंग इम्प्रूडेंट का बन रहा है। चलिए, अगर एंटोनिम समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर भी पाएंगे। और इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका पैसेज आ गया। अब देखिए, आपके एग्जाम में एक पैसेज भी आएगा और पैसेज से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चार ऑप्शन दिए रहेंगे और ऑप्शन कौन सा आंसर बनेगा इसके लिए हम लोगों को पैसेज को एक बार इसलिए पढ़ना है ताकि कौन से वर्ड कहाँ आए हुए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट इसमें है, ये हम लोगों को पता चल जाए। कभी भी अनसीन पैसेज से बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि हम इस पैसेज के एक एक शब्द की हिंदी मीनिंग, एक एक सेंटेंस की हिंदी मीनिंग को जाने तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसेज से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ पैसेज की रीडिंग लगाइए ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ पर आए हैं, कौन सा सेंटेंस कहाँ पर आया हुआ है। तो आने वाले क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखेंगे, अगर हम लोग इस पैसेज की बात करें तो मैं जल्दी से पैसेज को थोड़ा सा पढ़ करके बता दूं और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे देखेंगे, लिखा है द चिल्ड्रेन ऑफ एनजी विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम यस्टरडे, दे वर कैप्टिवेटेड। आप इसके क्वेश्चन पर जब जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस सेंटेंस में आने वाले वर्ड कहाँ पर पूछा है, किस मीनिंग में पूछा हुआ है, को अगर आप समझ पाए तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन, और मैजिशियन का नाम दे दिया है किम राठौर। आगे लिखा है द चिल्ड्रेन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर द 2 hours, ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस वाज अ गैस ऑफ astonishment of the sound of spontaneous applause, appreciating a trick out of his magic wand. देखो, मैजिक wand came flowers, ribbons, and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated, as if that was not magical enough. He made a ribbon pop out of an empty wooden box. एंड आगे देखेंगे, लिखा है इट वेंट होपिंग। अब देखेंगे होपिंग, होपिंग मीन्स होता है फुदक कर चलना। अराउंड द स्टेज, it was soon put back into the box, and second later he pulled out a red, soft, white, and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. The children did not want it to end. They shouted in core once more. In core का मीन होता है once more, एक और बार. But Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly it was the best magic show of the century. आप देखेंगे सेंचुरी। अब यहाँ पर मैंने ये रीडिंग क्यों किया,
मैंने रीडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसकी हिंदी मीनिंग समझाऊं, मैं हिंदी मीनिंग समझ पाऊं या एक एक वर्ड की मीनिंग हिंदी में क्या होती है वो डिस्कस किया जाए, क्योंकि ऐसा करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कभी भी पैसेज को सॉल्व करेंगे तो रीडिंग इसलिए करेंगे ताकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ सेंटेंस में है, किस मीनिंग में है वो थोड़ा समझ पाए, और कुछ सेंटेंसेस पैसेज में कहाँ आए हैं वो हमें पता चल जाए ताकि आने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सके। चलिए इस पैसेज पे क्वेश्चन कैसे पूछा है और इजी वे में हम उसका मीनिंग कैसे बताएंगे इस पे बात करेंगे। तो ये पैसेज आपने देखा, कैप्टिवेटेड पहले ही लाइन में मिल गया। ये जो शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन है उसका नाम किम राठौर है। यहाँ मैजिक वांड दिया है यानी जादुई छड़ी की बात हो रही है। आगे देखेंगे, मैंने यहाँ पे बताया होपिंग वर्ड, होप का मतलब होता है आपका उछलना कूदना, यानी उछलने कूदने को बोला जाता है होपिंग। और इस तरह से आप देखेंगे कि इन चीजों को क्लियर करने के बाद आने वाले क्वेश्चन को कैसे पूछा गया इस पैसेज पर और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस पैसेज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर देखेंगे। तो चलिए पैसेज को ये मान के चला जाए कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, ताकि आपको ये पता चल गया कि कौन सा लाइन कहाँ पे है, कौन सा वर्ड कहाँ पैसेज में आया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपका एक क्वेश्चन उसी पैसेज में बना हुआ है, लिखा है व्हाट डज इनकोर मीन। तो जब आप उस लाइन को, जो अभी इस पैसेज को हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें इनकोर कहाँ आया हुआ है आपने देखा। अगर मैं बात करूं इनकोर की, तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा फिर से मैं आपको दिखा दूं इनकोर। सॉरी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपने इनकोर को पैसेज में कहाँ पे, चलिए इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इनकोर इसमें कहीं मिलेगा आपको, एक बार देखा जाएगा। तो आप जब उस पैसेज को पढ़ेंगे तो इनकोर आपको मिलेगा और वहां पर इनकोर का मीनिंग दिया है वंस मोर। तो जैसे ही आप उस पैसेज को पढ़ेंगे आपको पैसेज में इनकोर का मीनिंग दिखाई देगा वंस मोर के रूप में। बस इस पे आप टिक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस पे आने वाले एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो एक और क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो लिखा है व्हाट डिड किम डू इन द एंड। यानी स्टोरी के लास्ट में ये जो किम है, किम कौन है, एक मैजिशियन है। तो स्टोरी के लास्ट में ये किम जो है वो किया क्या। तो जब आप स्टोरी के लास्ट में जाएंगे तो वहां पर एक लाइन मिलेगा कि किम राठौर जो है स्माइल्ड करता है एंड दिस अपीयर्ड हो जाता है, उस जो मैजिक शो जो चलता है उसमें से वहां से वो चला जाता है। आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज के लास्ट वाले लाइन में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो बड़े इजी वे में आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग एक और इस पैसेज पे आने वाले क्वेश्चन की बात करें तो पैसेज को अगर आपने ध्यान से सुना होगा या पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पैसेज के लास्ट वाले लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा सेंचुरी। अब कह रहा है व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। तो वहां सेंचुरी का क्या मीनिंग निकल रहा था। तो जब उस लाइन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंचुरी का मतलब है यहाँ अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स से। वहां जो सेंचुरी आया हुआ है उस सेंचुरी का मीनिंग वहां पर दिखाया गया है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। इसको जैसे ही क्लियर हो गया वैसे ही आपको पता चल गया कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन लिया जाए इस पैसेज पर जो पूछा गया है। चलिए आते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द मैजिशियंस नेम। देखिए ये तो आप स्टार्टिंग जब करेंगे पैसेज को पढ़ने का तभी दे दिया हुआ है कि जो मैजिशियन था उसका नाम था किम राठौर। बस इस पे आपको टिक लगा देना है और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। किम राठौर यहाँ पर। तो इसके लिए हमें पूरा हिंदी समझने की जरूरत नहीं है ना, एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग को जानना है, बस आप रीडिंग लगाते जाएंगे। आप अगर रीडिंग लगाते हुए 20-30% भी आप समझ पा रहे हैं कि पूरी बातें क्या हो रही है तो देखिए सारे क्वेश्चन काफी इजी वे में सॉल्व होते चले जाएंगे। तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। अब देखिए वहां पे जब हम लोग पैसेज को पढ़ रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, तो पहले ही लाइन में कैप्टिवेटेड वर्ड यूज हुआ था। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वहां पे कैप्टिवेट का मीनिंग क्या निकलेगा वो पता चल जाएगा। और अगर इन चार ऑप्शन को देखें तो वहां कैप्टिवेट का मतलब है, आपने देखा कि जब पैसेज को पढ़ेंगे तो बात थोड़ी सी आपको समझ में आएगी कि बात हो रही है बच्चों के मन को मोह लेने का। और इन चार में से अगर ऑप्शन देखा जाए तो किसी को आकर्षित कर लेने का सेंस अरेस्टेड का भी निकलता है, और इसलिए इसका जो मीनिंग होगा पैसेज के अकॉर्डिंग वो अरेस्टेड होगा। ऑनर्ड का मीन होता है सम्मान, सम्मानित। एस्टोनिश का मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। और एंगर्ड का मतलब क्रोधित से होता है। तो अगर हम इसमें आने वाले एक एक वर्ड के मीनिंग को समझ रहे हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग अरेस्टेड से होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर बनेगा। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर के और देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ वॉन्ड। तो सेंटेंस जब पढ़ेंगे यानी पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें मैजिक वॉन्ड की बात आई है। तो मैजिक वॉन्ड का मतलब होता है जादुई छड़ी। मतलब वॉन्ड का मीनिंग है उस पैसेज में स्टिक से, छड़ी से। और छड़ी के सेंस में आप देखेंगे स्टिक वर्ड यूज होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ वॉन्ड का मीनिंग स्टिक से है, इसलिए आप इस पे टिक लगा देंगे सी वाले ऑप्शन पे और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से पैसेज बड़े इजी वे में हम लोग पढ़ करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप उसके हिंदी मीनिंग को समझने के लिए उसको रीडिंग लगाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, सॉल्व करना काफी कठिन हो जाएगा, टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। इसलिए पैसेज को पढ़िए और कौन से वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे, उसमें जो टफ टफ वर्ड है थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे क्या मीनिंग उसकी आ रही है। और सेंटेंस को पढ़ते जाइए ताकि आपको 20% 30% थोड़ा सा समझ में आए कि पूरा पैसेज की मीनिंग क्या, यानी किस स्टोरी को बेस बनाया गया है। उसके बेसिस पर आने वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, यदि एक और क्वेश्चन इस पेपर से लिया जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मिलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होपिंग। उस पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां भी होपिंग का मीनिंग आया हुआ है। होपिंग का मतलब होता है फुदकते हुए चलना। और ये जो चार ऑप्शन आए हुए हैं उसमें से आप देखेंगे जंपिंग का भी वही मीनिंग होता है, इसलिए जंपिंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। अब देखेंगे चार ऑप्शन है, अलग अलग कंजंक्शन दिया हुआ है और इसमें से कोई एक कंजंक्शन इस फिलर को फिल करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा कंजंक्शन फिल होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेंटेंस के सिचुएशन को समझे इसका आंसर क्या बनेगा वो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ आंसर क्या बनेगा और क्यों बनेगा। चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा इसको समझते हैं। अब देखिए इसमें से कोई एक ऑप्शन आंसर बनेगा। हम अगर इस सेंटेंस के मीनिंग को देखें तो सेंटेंस ये कह रहा है ही हैड नॉट पेड हिज बिल। ही ने अपने बिल को पे नहीं किया हुआ है। हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट कर दी गई है, यानी विद्युत को विच्छेद कर दिया गया है। अब अगर इसकी मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो आप ये देखेंगे कि एक सेंटेंस जो लिखा है वो है ही हैड नॉट पेड हिज बिल। ये एक सेंटेंस है यहाँ पर। चलिए इसको समझते हैं कि इसका आंसर यही क्यों इसमें से कौन सा एक ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। चलिए तो इसका आंसर इसमें से एक कौन बनेगा, इसके लिए पहले इसके इस सेंटेंस का पहले सिचुएशन समझते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस लिखा ही हैड नॉट पेड हिज बिल, और फिर इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सेंटेंस है आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। कंजंक्शन का काम ही होता है दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग सेंटेंसेस आए हुए हैं अगर पढ़ा जाए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ
किसी का इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया गया है, इसके पीछे ये रीजन बन रहा है ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपने बिल को चुकाया ही नहीं था, ये रीजन बन रहा है। अब ग्रामर ये कहता है कि जब भी दिए हुए सेंटेंस का कोई एक सेंटेंस रीजन बने तो रीजन वाले सेंटेंस के साथ हमेशा कंजंक्शन एज का यूज करेंगे, अनलेस आइदर या बट का नहीं करेंगे वहां पर। तो जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें से एक सेंटेंस जो है आने वाले दूसरे सेंटेंस का रीजन है, तो रीजन वाले सेंटेंस के साथ हमेशा कंजंक्शन एज ही का यूज होगा। अगर ये क्लियर है तो चार में से एक ऑप्शन में एज दिया हुआ है उस पर टिक लगा देंगे। रीजन वाले सेंटेंस के लिए ये सेंटेंस आप देख सकते हैं रीजन को शो कर रहा है, तो रीजन अगर कोई सेंटेंस शो कर रहा है तो उसके साथ एज भी लग सकता है, बिकॉज का भी यूज होता है, लेकिन चूंकि बिकॉज ऑप्शन में है नहीं इसलिए बिकॉज को छोड़कर एज वाले पे टिक लगा देना है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ ही हैड नॉट पेड हिज बिल के साथ एज क्यों लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो इस पे पूछा है उसके बारे में बात करें, तो यहां हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहां पर फ्रेंड्स हम लोगों को फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और ये देखते हैं कि इसका आंसर इन चारों में से कौन होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे हमें बताना है सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच सेंटेंस लिखा हुआ है डेथ लेज आइसी हैंड ऑन किंग्स। इसका मतलब यह हो गया कि मृत्यु के क्रूर हाथों से कोई नहीं बच सका है। मतलब यहाँ पर मृत्यु जो है हर किसी का शिकार करती ही करती है, हर किसी को मृत्यु आना ही है। तो आप देखेंगे कि हर किसी का यानी राजाओं तक का भी शिकार करने वाला कौन है, मृत्यु है, डेथ है। अब ग्रामर ये कहता है या रूल ये कहता है कि जब भी किसी एक्शन को करने वाला कोई पर्सन नहीं हो, अदर देन पर्सन हो, यहाँ पे देखेंगे कि लोगों का शिकार करने वाला यहाँ कोई पर्सन नहीं है बल्कि डेथ है, और डेथ कोई पर्सन तो होता नहीं है। तो जब एक सेंटेंस में ऐसा एक्शन जो केवल एक व्यक्ति ही करता है, अगर उस एक्शन को करने का काम सेंटेंस में व्यक्ति नहीं बल्कि कोई और कर रहा हो, चाहे वो डेड पर्सन हो, कोई फीलिंग हो या कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया हो जो कि पर्सन नहीं है, अगर वो पर्सन की तरह काम करता हुआ सेंटेंस में दिखाई दिया तो ऐसे सेंटेंस का जब फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे फ्रेंड्स तो वो फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सनिफिकेशन होता है। और आप देखेंगे चार में से एक ऑप्शन यहाँ पर्सनिफिकेशन दिया, इस पर टिक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये एपास्ट्रोफे होता है। इसमें होता क्या है कि किसी भी चीज, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को जब कहा जाता है तो किसी को संबोधित करते हुए कहा जाता है। तो बात जब संबोधन की आती है तो हम उस सेंटेंस को एपास्ट्रोफे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस लिखा है ओ मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग। इसका मतलब हुआ कि कोई मिल्टन को, मिल्टन जो कि एक डेड पर्सन है, मिल्टन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मिल्टन, तुम्हें आज भी जीवित रहना चाहिए था। तो तुम्हें आज भी जीवित रहना चाहिए था, इस बात को किसी ने किसी को संबोधित करते हुए कहा है। तो जब भी किसी को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए कहा जाता है कोई बात, तो उस स्टेटमेंट को एपास्ट्रोफे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच के फॉर्मेट में। अगर हम लोग मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति या वस्तु को डायरेक्ट दूसरे वाला व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाता है। जैसे मैं कहूं कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अगर इसका मीनिंग देखा जाए ना तो मीनिंग निकलेगा कैमल रेगिस्तान का जहाज है। तो यहां पर कैमल को जो
एक चीज है उसको डायरेक्ट दूसरी वाली वस्तु मान ली गई। तो जब सेंटेंस में किसी एक को दूसरे से कंपेयर करके डायरेक्ट दूसरी वाली वस्तु मान ली जाती है, और ऐसे सेंटेंस में जब लाइक, एज या सो जैसे वर्ड यूज नहीं होते तो फिर ऐसे सेंटेंस को मेटाफर कहा जाता है। जबकि सिमिली में क्या होता है कि किसी एक चीज को दूसरे वाले चीज से तुलना करके, कंपैरिजन करके एक को दूसरे वाली वस्तु के चीज के जैसा माना जाता है, और ऐसे सेंटेंस में लाइक, एज या सो जैसे वर्ड यूज हो जाते हैं। जैसे यहां पे मैं कहूं शी इज लाइक, शी इज लाइक अ फ्रेश फ्लावर, फ्रेश फ्लावर। तो अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो कहा जा रहा है कि शी जो है वो एक ताजे फूल की तरह है। तो यहाँ पर शी को डायरेक्ट दूसरी वाली चीज नहीं माना गया, दूसरी वाली चीज के जैसा माना गया है। और इस सेंटेंस में लाइक भी आया, तो जिस सेंटेंस में लाइक आ जाए, एज आ जाए, सो आ जाए, और ये शो किया जाए कि उस सेंटेंस में किसी एक को दूसरे से कंपेयर करके दूसरे वाले चीज के जैसा बताया गया है, तो फिर वो सेंटेंस आपका सिमिली हो जाता है। इस तरह से अगर हम इन सब चीजों के बारे में समझ पा रहे हैं तो बड़े इजी वे में आने वाला क्वेश्चन कौन से फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा इन चारों में से, वो हम समझ पाएंगे, और इसलिए इसका आंसर पर्सनिफिकेशन होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। अच्छा ये तो हो चुका है, हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। और बाद वाला क्वेश्चन जो आया है ये आपका है पी क्यू आर एस। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पी क्यू आर एस क्वेश्चन कहते हैं, या इसे पैरा जंबल सेंटेंस भी कहते हैं, या इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं और फिर इसके आंसर पे बात करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इन्हें पहली बात तो ये समझिए कि कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन से आते हैं, जिसको हम लोग पैसेज बेसिस क्वेश्चन कहते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक एक सेंटेंस को स्टडी करने की जरूरत होती है, पढ़ने की जरूरत होती है, ताकि हमको मीनिंग कंफर्म हो जाए। और जब मीनिंग कंफर्म हो जाता है तो सबसे पहला काम ये देखते हैं कि जो स्टोरी की स्टार्टिंग कर रहा है सेंटेंस, इसके तुरंत बाद पी क्यू आर एस इनमें से कौन सा एक कनेक्ट हो पाएगा। अगर इनमें से कोई एक पता चल जाए कि इसके बाद कौन इसके तुरंत बाद आने वाला सेंटेंस है, यानी इसके तुरंत बाद कौन इनमें से कनेक्ट होगा, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आंसर को बड़े इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अब जब एक एक सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस यानी द गाइड सेड दैट के तुरंत बाद पी कनेक्ट होगा, क्यू, आर या एस, इनमें से कौन सा कनेक्ट होगा ये पता आपको चल जाएगा। और अगर जैसे ही ये पता चल गया, जैसे ये पता चल गया वैसे ही आपका आंसर क्या होगा वो ऑप्शन से मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने के तरीके पे बात करें। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को थोड़ा ऑप्शन पे काम करने की जरूरत होती है, ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है। आप देखेंगे द गाइड सेड दैट से इन चारों में से कौन एक कनेक्ट होगा, अगर ऑप्शन में आए तो आप देखेंगे ए ऑप्शन की स्टार्टिंग पी से हो रहा है, बी ऑप्शन में जो सीक्वेंस रखा है वो भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, सी आर से और डी भी आर से। इसका मतलब ये है कि स्टोरी की स्टार्टिंग करने वाला जो सेंटेंस है द गाइड सेड दैट, इसके तुरंत बाद या तो पी आएगा, या तो पी रखा जा सकता है या तो आर रखा जा सकता है। इन्हीं दोनों में से किसी एक को रखा जा सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा एक आएगा, इसके लिए आपको ये जो पी है स्टार्टिंग करने वाली स्टोरी वाले सेंटेंस के बाद रखकर देखेंगे, और एक बार इसको रख के देखेंगे। अगर रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन इसके बाद सूट कर रहा है सेंस को। जो भी सूट करेगा वही आपका आंसर बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे द गाइड सेड दैट, अगर हम इसको रखें तो हो जाएगा नो वेयर इन द वर्ल्ड, और अगर इसको रखें तो यू विल फाइंड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके तुरंत बाद पी को आना चाहिए, अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ पा रहे हैं। और जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके तुरंत बाद पी को आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ना तो सी बनेगा
और ना ही डी बनेगा, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। अब इन दोनों में से बनेगा कौन, अगर इसको समझना है तो एक बार इस सीक्वेंस में इसको रख करके देखिए सेंटेंसेस को, और एक बार आप बी वाले सीक्वेंस में इनको रख कर देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन से सीक्वेंस में अगर इनको रखा जाए तो एक मीनिंगफुल स्टोरी बनेगा, और जो भी सीक्वेंस मीनिंगफुल स्टोरी बनेगा बनाएगा वही आंसर हो जाएगा सीक्वेंस। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में हम रखेंगे तो एक मीनिंगफुल स्टोरी बनेगी। स्टोरी क्या बन रहा है चलिए मैं वो आपको बता दूं। जैसा कि आप देखेंगे लिखा है द गाइड सेड दैट, यानी गाइड ने कहा कि नोवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी नहीं, फिर आप यहां पर आर को रखिए, यू विल फाइंड, आपको मिलेगा, क्यों, अ फेयरर बिल्डिंग, इतना सुंदर बिल्डिंग, देन द ताजमहल, ताजमहल की तुलना में, ताजमहल की तुलना में उतना सुंदर बिल्डिंग आपको और कहीं इस वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ऐसा ये स्टोरी कह रहा है। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। चलिए इस पर आने वाले और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल करके, और वहां इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अब यहाँ पे देखिए प्रोवर्ब दिया हुआ है और चार ऑप्शन है, आपको बताना है इस प्रोवर्ब का मीनिंग इन चार में से कौन से एक ऑप्शन में रखा गया है। आपको अगर प्रोवर्ब की मीनिंग क्लियर है तो चार में से कौन से एक ऑप्शन में वो प्रोवर्ब का मीनिंग है बस उसी पे टिक लगा देना है। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि लिखा है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, इसका मीनिंग पहले वाले ऑप्शन में रखा हुआ है। अब देखेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें हम, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा है इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यानी जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना, ये सबसे अच्छी बात होती है। देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, इस बात की जगह पर कि आपके पास क्या नहीं है उसको पाने के प्रयास में लगे रहना। आपके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहे, जो चीज नहीं है उसके प्रयास में उसको पाने का प्रयास करना, इसकी बजाय जो चीज आपके पास है उसमें खुश रहने की बात ये प्रोवर्ब कर रहा है। और जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी मीनिंग फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो बस यहाँ पे टिक लगा देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इस प्रोवर्ब की मीनिंग पूछा हुआ है, और अगर लर्न है तो किस ऑप्शन में है वो आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कौन सा एक ऑप्शन में आने वाला वर्ब सूट करेगा बस उस पर टिक लगा देना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बी होगा, और ऐसा क्यों होगा इसके, एक मिनट, इसका आंसर बी होगा और ऐसा क्यों होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अब इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने एक सेंटेंस में कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करने का बात किया, तो यहाँ सिंस एक कंजंक्शन है क्योंकि इसके तुरंत बाद प्रोनाउन और इसका वर्ब आया हुआ है। तो ग्रामर ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस का कंजंक्शन सिंस हो जाए और सिंस के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो इसको जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया हुआ है, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में, तो कभी भी सेंटेंस में, थोड़ा सा इसको और फेयर लिख दिया जाए, कभी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया हुआ है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है।
तो सिंस के बाद अगर आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो ग्रामर का रूल कहता है कि सिंस के पहले जो सेंटेंस आएगा, सिंस के जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आपको हैज या हैव चाहिए होता है विद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सिंस के बाद सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो फिक्स हो गया कि सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में तब होगा जब उसमें हमें हैव दिया जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पहले ऑप्शन में हैड दिया है, तो जब यहाँ हैड आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा ही नहीं। डिड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता नहीं है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं बनेगा। तो चूंकि हमें क्लियर है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है, तो चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब हमें हैव मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए, अगर आप ये समझ पाए हैं तो हम लोग एक और क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। हमें यहाँ पर एक सुटेबल प्रोनाउन फिल करना है। और आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन के टॉपिक से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए इस पर भी आपको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे बेस के साथ। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन को समझिए और बिल्कुल इजी वे में समझने का काम कर रहे हैं। अगर ये आप पेपर आराम से समझ ले रहे हैं, इसको रिविजन कर रहे हैं, तो इस पर आने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जो जैसा कि मैंने बताया यहाँ लिखा है माई सन एंड माई डॉटर। आप देखेंगे सेंटेंस में दो लोगों की बात हो रही है, एक तो सन है, एक आपका सन है और एक है डॉटर। हाँ, चलिए यहाँ पर सन और डॉटर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। लिखा माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फंड ऑफ। तो यहाँ पर सेंटेंस में दो लोगों की बात हो रही है, तो ग्रामर कहता है कि जिस सेंटेंस में दो लोगों की बात होती है और ये मैसेज देना हो कि किसी काम को लेकर वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, यानी एक काम अगर कोई दूसरे के लिए कर रहा है तो दूसरा वाला भी पहले के लिए वो काम कर रहा हो, अगर ऐसा सेंस आ रहा है तो उस सेंटेंस में ईच अदर का यूज करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे देमसेल्व्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब जो होते हैं ये सब आपके रिफ्लेक्सिव या इंफेटिक प्रोनाउन होते हैं, जो सेंटेंस में इसलिए आते हैं ताकि किसी काम का क्रेडिट उन्हें खुद मिले, वो शो कर सके। खुद या स्वयं किसी काम को करने का सेंस देने के लिए ये सेंटेंस में आते हैं। तो ऐसा कोई सेंस इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका देमसेल्व्स, हरसेल्फ या हिमसेल्फ नहीं आएगा, बल्कि दो अलग अलग लोगों के बीच में जो काम हो रहा है उसको शो करने के लिए ईच अदर का यूज होता है, और वही सिचुएशन यहाँ बन रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का एग्जांपल, ये चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है किस ऑप्शन में मेटाफर जैसा फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है। तो मैं बताऊं कि पहला ऑप्शन आंसर क्यों नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें बीटर स्वीट मिलेगा। बीटर स्वीट, बीटर का मीन होता है कड़वा और स्वीट का मीन होता है मीठा। तो जैसे आप इसकी मीनिंग को समझेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस में दो अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड जुड़े हुए हैं। तो जिस सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड आ जाए जो एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जब फिगर ऑफ स्पीच में रखेंगे तो इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर बनेगा नहीं। अगर हम सेकंड को देखें, अगर हम यहाँ पे सेकंड को देखें
तो सेकंड कह रहा है द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ द रोज। तो जिस सेंटेंस में एज आ जाए, लाइक आ जाए, सो आ जाए, वो सेंटेंस आपका बन जाता है सिमिली। तो ये भी आपका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी मेटाफर नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड की बात करें, ही इज अ बिग डंकी, तो यहां पर एक को दूसरे से तुलना करके डायरेक्ट पहले वाले को दूसरे वाला बता दिया गया है। तो ऐसा सिर्फ मेटाफर में होता है, इसलिए हमारा आंसर ये बनेगा। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो डी है वो आंसर क्यों नहीं बनेगा। तो सेंटेंस आप देखेंगे लिखा माई हार्ट लिव्स अप, यानी किसी का हार्ट जो है वो लिव्स अप, उछल रहा है, खुदक खुदक रहा है। तो जब एक ऐसा एक्शन जिसको पर्सन करता है, अगर उसको इस सेंटेंस में पर्सन नहीं कर रहा बल्कि कोई और कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। तो ये आपका पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि हर एक अलग अलग सेंटेंस कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आएगा इसके बारे में बात किया गया। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपसे मेटाफर पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन में से मेटाफर कौन है, आपको मैंने बताया सी ऑप्शन में मेटाफर का सेंटेंस दिया है, और वो क्यों मेटाफर है इसके बारे में बात की गई। चलिए अगले क्वेश्चन को जो पूछा है उस पर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि सेंटेंस दिया रहेगा एक, और उसके लिए एक वर्ड कौन सा बना है हमें बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो चलिए, अगर इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड आपको लर्न है तो आप तुरंत बता लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, तो आप देखेंगे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड कौन सा इन चारों में से होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस के लिए कौन सा एक वर्ड बना है, तो आप समझ सकते हैं वोकैब से लर्न करेंगे तो हम लोग इसको इजीली कर पाएंगे, और आगे ऐसे बहुत सारे वर्ड जो बिल्कुल इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इसका आंसर हम लोग देखें तो मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी स्टेटमेंट में स्टडी ऑफ करने की बात आए तो इसका मतलब है कि उसके वर्ड के लास्ट में ग्राफी होना चाहिए। और अगर पॉपुलेशन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन का मीनिंग डेमो से होता है। डेमो का मीन पॉपुलेशन से होता है और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ग्राफी आ जाए तो स्टडी ऑफ से स्टेटमेंट शुरू होगा, डेमो आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की बात जरूर होगी। और ये दोनों बातें इस स्टेटमेंट में मिल रहा है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप इजी वे में कह सकते हैं कि इसका आंसर आपका डेमोग्राफी होगा। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आप देखेंगे ये स्टडी ऑफ स्पेस की बात करता है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरमेंट की बात करने वाला वर्ड है। और जेनियोलॉजी का मीन होता है द स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स की होता है, यानी पूर्वजों से संबंधित चीजों का अध्ययन करने को हम जेनियोलॉजी कहते हैं। तो हमें डेमोग्राफी इस स्टेटमेंट के लिए चूज करना था यहाँ से, जो मैंने बताया आपको। चलिए इसका आंसर यही क्यों होगा क्लियर करने के बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ लिखा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आप यहाँ पे सेंटेंस अगर देखेंगे तो सेंटेंस जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट नरेशन का है। ये कैसे कंफर्म हो पा रहा है के बारे में अगर बात करें, आप देखेंगे कि यहाँ सेंटेंस में यहाँ आस्क्ड मिल गया और यहाँ पे कंजंक्शन इफ मिल गया। तो जब सेंटेंस में कंजंक्शन कंजंक्शन दे दिया गया हो तो वो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब इसका आंसर इन चारों में से कौन सा एक होगा, बिल्कुल इजी वे में हम समझने का काम करेंगे। कभी भी अगर इनडायरेक्ट नरेशन में कंजंक्शन के पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आस्क्ड आ गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर वहां आस्क्ड आ गया तो इसका जो डायरेक्ट नरेशन बनेगा उसमें सेड टू होना चाहिए, सेड टू। अब अगर इतनी बातें क्लियर हो गई, देखिए कितने इजी वे में हम लोग ऑप्शन तक जो कि दिया हुआ है में आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसलिए हमें थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ताकि हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में कर सकें। तो जैसे ही क्लियर हो गया कि डायरेक्ट नरेशन में कंजंक्शन के पहले आस्क दिया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया
कि अगर आस्क दिया हुआ है तो इसके डायरेक्ट नरेशन में सेड टू मिलना चाहिए। यानी इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो जिस डायरेक्ट नरेशन में आस्क दिया रहेगा उसका वही डायरेक्ट नरेशन आंसर बनेगा जिसमें सेड टू मिलेगा। तो चलिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं जो डायरेक्ट नरेशन के हैं, देखेंगे किसमें सेड टू आया है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ आस्क दे दिया, सेड टू आया ही नहीं, तो ये आंसर बनेगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यहाँ भी सेड टू नहीं आया बल्कि टोल्ड आ गया, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन यानी सी वाले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें सेड टू मिल गया, तो हमारा ये आंसर बनेगा। क्योंकि फोर्थ वाले को देखेंगे तो यहाँ भी सेड टू नहीं आया बल्कि क्वेश्चन आ गया, तो इसकी वजह से ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ इतना अगर क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट नरेशन में कंजंक्शन के पहले अगर आस्क रहा है तो उसका डायरेक्ट नरेशन वही आंसर बनेगा, यानी वही ऑप्शन बनेगा जिसमें सेड टू दिया हुआ होगा। तो ये 4 ऑप्शन जब हम एनालिसिस करेंगे तो सी ऑप्शन में हमें सेड टू मिलेगा, हम तुरंत ऑप्शन को आंसर बनाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक ईडियम है। जैसा कि हम लोग जब फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का सॉल्व कर रहे थे तो वहां भी ईडियम आया था और मैंने समझाया था ईडियम होता क्या चीज है। एक और बार ईडियम आ गया पेपर में, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मैंने कहा कि ईडियम की मीनिंग क्लियर है तो 4 में से कौन से एक ऑप्शन में दिया है, हम तुरंत उसको फाइंड आउट करेंगे, टिक लगाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि टू रिंग वंस ओन बेल का मतलब होता है अपने ही बारे में गुणगान करना, अपने ही बारे में चर्चाएं करना। अब वही मीनिंग आप देखेंगे अगर इन चारों को पढ़ेंगे तो डी ऑप्शन में आया हुआ है। ये जो डी ऑप्शन में लिखा है टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, इसका भी मीनिंग होता है अपना ही गुणगान, अपने ही बखान करते रहना। और वही मीनिंग चूंकि सीडियम का भी है, तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि सीडियम का मीनिंग 4 में से कौन से एक ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर वो कौन सा है। तो चलिए यहाँ देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका जो आपका एक कॉन्टिनेंट है, इस पे सबसे पहले जो इनमें से इनहैबिटेंट्स थे, निवास करने वाले जीव जो थे वो कौन थे। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका आंसर डायनासोर होगा, डायनासोर होगा। तो आप डायनासोर पर टिक लगा देंगे, क्योंकि जब आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको यहां पर ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अंटार्कटिका जो एक कॉन्टिनेंट है वहां पर सबसे पहले इनहेबिटेंट्स का काम डायनासोर का था। इस तरह से इन चारों में से अगर आप जिस ऑप्शन में डायनासोर मिलेगा आप उस पर टिक लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के बात करेंगे और आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन एडवर्ब। ये ग्रामर का मैटर है फ्रेंड्स, ग्रामर के टॉपिक में ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलता है और इजी वे में आगे चल करके इस पर हम लोग डिटेल से बड़े इजी वे में एडवर्ब के टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे आप समझिए कि इन चारों में से एडवर्ब कौन है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहले हम आपको ये बता दें कि इन चारों में से एडवर्ब कौन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर ऑप्शन में आने वाला वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मीक होता है फ्रेंड्स, मीक, ये जो मीक है ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है बिल्कुल दब्बू किस्म का होना, किसी के सामने दब कर बात करना, कमजोर अपने आप को मान लेना। जबकि फेस का मीनिंग होता है सामना करना भी होता है और चेहरा भी होता है। सामना करने के अर्थ में अगर इसको देखें तो ये वर्ब हो जाएगा और चेहरे के अर्थ में इसको लें तो ये नाउन हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये नाउन का भी काम सेंटेंस में करता है और वर्ब का भी करता है। जबकि एपेस ये आपका एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है शीघ्रता के साथ, शीघ्रता पूर्वक, काफी जल्दीबाजी में। जबकि फ्यूरी जो है ये नाउन होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है गुस्सा या क्रोध। अगर हम फ्यूरी में थोड़ा सा बदलाव कर दें, फ्यूरी की जगह पे फ्यूरियस कर दें,
तो फ्रेंड्स फ्यूरियस जो होता है ये एडजेक्टिव हो जाता है। आगे चल करके एडजेक्टिव के टॉपिक में थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव ये इसलिए हो जाता है क्योंकि एडजेक्टिव के टॉपिक में ये बात आती है कि जब भी हम उस वर्ड की बात करेंगे जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा होता है तो वर्ड एडजेक्टिव ही होता है, चाहे फ्यूरियस लिखें या हम फेमस लिखें। आप देखेंगे फेमस भी एडजेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इसके भी लास्ट में ओ यू एस लगा है। तो ऐसे जितने भी वर्ड जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा होता है वो वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो एक टॉपिक जब एडजेक्टिव का आता है तो डिटेल से ये सारी बातें वहां पे करेंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है तो आप देखेंगे सी पार्ट में जो अपेस लिखा है वो एडवर्ब होता है, क्योंकि इसकी हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताया शीघ्रता पूर्वक होता है। यहाँ पे मैं इसकी हिंदी मीनिंग भी लिख दूं और आप देखेंगे शीघ्रता पूर्वक इसकी हिंदी मीनिंग होती है। तो हिंदी मीनिंग तो नहीं पूछा, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, इसलिए आप बस इतना जानिए कि अपेस इन चारों में से एडवर्ब है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और इसी के बेसिस पे आगे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, उसको लेकर के हम लोगों ने ये 30 प्रश्न यानी 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर ये 30 क्वेश्चंस आप रिवीजन करते हैं तो इस पर बेसिस जो आपसे क्वेश्चन और भी आगे पूछे जा सकते हैं इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सा रिवाइज करके आप पेपर को और इजी बना सकते हैं। थैंक यू।